संसाधन भूगोल के अंतर्गत आज हम विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि प्रदेश किसी प्रदेश में कृषिगत विशेषताओं के विकास पर उस प्रदेश के प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण के सम्मिलित तत्वों का प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, वहाँ पर किसी प्रदेश में फसल का उत्पादन वहाँ की जलवायु, मिट्टी, धरातल आदि प्राकृतिक तत्वों से प्रभावित होने के साथ साथ उस प्रदेश की जनसंख्या, कृषि उत्पादन विधि, तकनीकी उन्नति की अवस्था, पूंजी व श्रम के सापेक्षिक विनियोग की मात्रा, सामाजिक और सांस्कृतिक, आर्थिक, पारंपरिक विशेषताओं, इन सब से प्रभावित होता है। उपरोक्त सभी तत्वों के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग रूप में अंतर संबंधित होने के कारण कृषि प्रदेश में अलग अलग यानी पृथक पृथक कृषिगत विशेषताओं का विकास होता है। हमने पिछली कक्षा के अंदर व्हीटलसी के द्वारा दिया गया वर्गीकरण पढ़ा था, उनके द्वारा दिए गए कृषि प्रदेशों का अध्ययन किया था। इसके अलावा और भी कई विद्वानों ने वर्गीकरण दिए हैं, जिनके बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें पहले इनके नाम देखते हैं। ये नाम जैसे इसमें पोस्टोरल नोमैडिज्म, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, प्रवासी कृषि, इंटेंसिव सबसिस्टेंस, वेट राइस डोमिनेंट यानी कि जो गहन कृषि होती है, निर्वहन कृषि, और जिन क्षेत्रों में चावल प्रधान होता है, और दूसरा चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि होती है, प्लांटेशन यानी पौधारोपण। इसके बाद में मिक्स्ड क्रॉप्स यानी कि मिश्रित कृषि, जिसमें कि पशुपालन साथ में किया जाता है, डेयरिंग, साथ साथ में जिन क्षेत्रों के अंदर मुख्य रूप से अनाज उत्पादन होता है, रैंचिंग, पशुओं को उनके मांस आदि के लिए पालना, मेडिटेरियन यानी कि भूमध्य सागरीय कृषि, और कमर्शियल गार्डनिंग अर्थात व्यापारिक बागाती कृषि। ये सभी कृषि प्रदेश हैं। अब इसमें भी हम देखते हैं व्हीटलसी के द्वारा दिया गया वर्गीकरण और उनके द्वारा दिए गए कृषि प्रदेश, और ऊपर की तरफ दिया गया है वर्ल्ड का क्लाइमेट मैप। तो इसमें काफ़ी कुछ समरूपता मिलती है, समानता मिलती है। अब इन कृषि प्रदेशों में देखें, पहले है जो विकासशील देश हैं, उन देशों के अंदर कृषि का मुख्य प्रकार या प्रतिरूप सब्सटेंस वाला है, यानी निर्वहन कृषि वाला है। निर्वहन कृषि का मतलब हुआ कि उन क्षेत्रों के अंदर जो कृषक होते हैं वह उतनी भूमि पर कृषि करते हैं जितने से उसके परिवार के जीवित रहने के लिए आवश्यक भोजन मिल जाता है। बचत उत्पादन नहीं होता, और जो थोड़ा बहुत लाभ होता भी है तो उससे वह दूसरी ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते हैं। अब इसके बाद में है कि जो पशुओं को पालते हैं, पशुपालन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो जानवरों को, पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर घूमा जाता है, विशेष रूप से जिन क्षेत्रों के अंदर फसल का उत्पादन कम होता है, केवल घास आदि ही हो पाती है, चारे के लिए वनस्पति उपलब्ध होती है, वहाँ पर इस प्रकार का व्यवसाय देखा जाता है। और ट्रांसह्यूमेंस यानी मौसमी प्रवास, सीजनल, जैसे जैसे मौसम बदलता है तो सर्दी के मौसम में ये पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे ढालों की ओर आ जाते हैं। जिस समय ग्रीष्म मौसम होता है, ये अपने पशुओं को लेकर ऊपर के क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, और वहाँ पर इस प्रकार से पशुपालन किया जाता है।
कृषि का एक विशेष रूप ये हमारे सामने शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको प्रवासी कृषि या स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। वास्तव में यह प्राचीन कृषि का एक रूप है। वर्तमान में भी देखा जाता है। कहाँ? जो उष्णकटिबंधीय देशों के अंतर्गत, जैसे अमेज़न बेसिन, मध्य अफ्रीका या दक्षिणी पूर्वी एशिया है, इसके आंतरिक भागों में वहाँ पर ये इस प्रकार की शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन से उन क्षेत्रों के अंदर पहले इस जंगल को साफ़ किया जाता है, उसके एक क्षेत्र को, उसके बाद में उसको जला दिया जाता है, साफ़ कर लिया जाता है और फिर वहाँ पर फसल बोई जाती है। 3 साल 4 साल तक फसल प्राप्त करते हैं, फिर से वहाँ पर वन विकसित होने लगते हैं, उस क्षेत्र को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार से ये आगे से आगे प्रवास करते रहते हैं। ये प्रवासी कृषि कहलाती है। इसके बाद में है ये इंटेंसिव सब्सटेंस, यानी कि गहन निर्वहन कृषि। इसमें जो भी ज़मीन होती है, कृषि भूमि होती है, उसका कोई भाग खाली नहीं छोड़ा जाता। अधिक से अधिक उत्पादन लेने का कार्य किया जाता है और साथ में इसमें श्रम की अधिकता होती है। लगभग कृषक का पूरा परिवार इस कार्य में संलग्न होता है। और जो मुख्य रूप से मानसूनी क्षेत्र हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, मानसूनी भाग आदि, वहाँ पर जैसे एक चावल की कृषि होती है, वहाँ ये इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। इसके बाद में है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। यह नकदी फसल कहलाती है। इसके अंतर्गत वो फसलें उगाई जाती हैं जिनका उपयोग व्यापार के लिए किया जाता है। उन फसलों को उगाया जाता है, जैसे कॉटन यानी कपास, गन्ना, कॉफ़ी, रबर या कई तरह के जो फ्रूट्स हैं उनको उगाना, ये इसके अंतर्गत आता है। इस चित्र में हम कॉफ़ी की हार्वेस्टिंग देख रहे हैं। इससे अगला है मिक्स्ड क्रॉप एंड लाइव स्टॉक, यानी मिश्रित कृषि। किसान लोग जिस समय फसल का उत्पादन भी करते हैं और साथ में पशुओं को भी पालते हैं, मिश्रित कृषि कहलाता है। और जिस समय पशुओं को केवल दूध के लिए पाला जाता है, विशेषीकृत रूप से एक व्यवसाय के रूप में ये जब विकसित होता है, तो ये डेयरी फार्मिंग कहलाता है। और क्योंकि दूध बहुत समय तक सही नहीं रहता, इस कारण से उसमें बैक्टीरिया क्योंकि पैदा हो जाते हैं, उससे मक्खन या फिर चीज़ यानी कि पनीर वगैरह बना लिया जाता है, फिर उसको पैकिंग करके दूसरे स्थानों पर भेजा जाता है। इसके बाद में है ग्रेन फार्मिंग, यानी कि अनाज उत्पादन वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के अंदर विस्तृत कृषि फार्म होते हैं, यांत्रिक कृषि की जाती है और काफ़ी उत्पादन होता है। और मुख्य रूप से यह गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत ही मशहूर है। इसके बाद में हम देखते हैं विशेष एक प्रकार कृषि प्रदेश का, और ये है भूमध्य सागरीय कृषि। इसको कहते हैं मेडिटेरियन एग्रीकल्चर। और इस मानचित्र में हम देखते हैं कि ये भूमध्य सागर के चारों ओर तो है ही, इसके अलावा जो महाद्वीप हैं उनके वेस्टर्न कोस्ट के पास में, वहाँ पर भी ये पाई जाती है। इसमें अमेरिका का कैलिफोर्निया क्षेत्र है, या दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका का दक्षिणी भाग, केपटाउन वाला भाग, और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, ये इसके अंतर्गत आता है। इस मेडिटेरियन सी एग्रीकल्चर यानी भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषता यह है कि यह उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध के बीच, वहाँ पर 30 से लगभग 45 डिग्री अक्षांशों के बीच पश्चिमी तटों पर मिलता है। और यहाँ पर वर्षा शीतकाल में पछुआ पवनों द्वारा होती है। इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर जो
वनस्पति है जैसे कॉर्क, जैतून, ओक, अंजीर, इनकी प्रधानता होती है। यहाँ पर गेहूँ, जौ, मक्का खाद्यान्न भी होता है और विशेष रूप से यहाँ पर जैतून एक प्रमुख फसल है जिसका कि लगभग काफ़ी देशों के अंदर इसका एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके बाद में है रेंचिंग, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कृषि करना मुश्किल होता है, उन क्षेत्रों के अंदर वहाँ पर पशुओं को पाला जाता है और पशुओं को पालने का मुख्य उद्देश्य उनसे मांस आदि प्राप्त करना होता है। इस प्रकार से आज हमने इन कृषि प्रदेशों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। धन्यवाद।